नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे आर्मी के एग्जाम में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों को लेकर के हम इस सीरीज की शुरुआत करेंगे और आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत की संविधान सभा। संविधान सभा को लेकर के जो सवाल आपसे बन सकते हैं वो सब आपके आज के वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहला ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, यानी किस आधार पर संविधान सभा बनी, यानी किसकी सिफारिश पर बनी? तो ये बनी है कैबिनेट मिशन पर। संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन 1946 में बना था। इस कैबिनेट मिशन में ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था पैथिक लॉरेंस, ये इस कमीशन का अध्यक्ष था। इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 लोगों का एक आयोग था कैबिनेट मिशन, और इसी के सुझावों पर, इसी के आधार पर भारत में नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पर नोट्स बनाए हैं, जिससे आपको अगर कोई भी लैंग्वेज में डिफिकल्टी होती है तो आप दूसरी लैंग्वेज के माध्यम से उसे समझ सकते हैं। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सीधा सवाल आता है, आप कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बाद हमारी संविधान सभा बनी, उसकी सिफारिशों पे बनी। इसमें कितने सदस्य थे और कहां कहां से उनको चुना गया वो पूछा जाता है। जैसे कुल सदस्य कितने थे? कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा में टोटल सदस्य 389 थे। कितने थे? 389। इन 389 में से ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? ब्रिटिश प्रांत वे प्रांत जहां पर डायरेक्टली जो ब्रिटिश हैं, यानी जो अंग्रेज हैं, उनका शासन था। तो ऐसे प्रांतों से टोटल 292 लोगों का चुनाव होना था। टोटल सदस्य 389 हैं। इनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से आए, 4 सदस्य कमिश्नर क्षेत्र से आए जो डायरेक्टली गवर्नर जनरल के अधिकार में होते थे। यानी आज जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो राज्य भी नहीं है लेकिन क्या है, राज्यों की तरह चलते हैं, लेकिन शासन किसके हाथ में होता है? केंद्र के हाथ में। उसी प्रकार उस समय 4 क्षेत्र थे, यहां से 4 सदस्य चुने गए और बाकी के 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए। तो संविधान सभा में टोटल सदस्य 389 थे। प्रांतों से चुने गए 292, कमिश्नर क्षेत्रों से चुने गए 4 और देसी रियासतों से चुने गए 93। ठीक है, ये जो सदस्य निर्धारित करे गए थे कि इतने सदस्य होंगे, किस आधार पर किया गया? सीटों का विभाजन। सीटों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया। हर 10 लाख पर लगभग 1 सीट निर्धारित करी गई। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, हर 10 लाख पर 1 सीट डिसाइड करी गई। उसी के आधार पर 389 सीटों को निर्धारित किया गया। ठीक है, अब सीटें आ गई हैं, कितनी सीटें होंगी वो पता चल गया। चुनाव हुए, चुनाव में कौन कितनी सीटें जीता वो भी पूछा जाता है। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो किसके माध्यम से हुआ? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। आपसे सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया? विकल्प दिए जाते हैं, जनता ने चुना था या जो ब्रिटिश उस समय गवर्नर जनरल था उसने चुना था। दोनों गलत होंगे। उस समय प्रांतों में, जो ब्रिटिश प्रांत थे, उनमें विधानसभाएं होती थी, तो उन विधानसभाओं ने अपने अपने राज्यों के प्रतिनिधियों को चुना और फिर वो जाकर कहां गए? संविधान सभा में। देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको राजा ने ही मनोनीत करना होता था। ठीक है, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो जुलाई 1946 में हुए। ठीक है, 1946 में चुनाव हुए। कांग्रेस ने 208 सीटें यहां पर जीती। टोटल जो चुनाव होने थे वो 296 सीटों पर होने थे। 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों की और 4 सीटें कमिश्नर क्षेत्रों की। जो बाकी की 93 थी वो देसी रियासतों की थी, वहां पर चुनाव नहीं होने थे, राजा चुनना था। ठीक है, राजा खुद चुनेगा कि उसकी रियासत से कौन जाएगा। तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 296 में से 208 सीट कांग्रेस को मिली,
73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और अन्य सीटें जो अन्यों के खाते में गई वो 15 सीटें गई। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 296। अब चुनाव भी हो गए हैं तो संविधान सभा काम करना शुरू करेगी। संविधान सभा की कार्य प्रणाली कैसे थी देखिए। संविधान सभा की पहली बैठक या इसका जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, इस बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए? तो केवल 211 ही सदस्य इसमें शामिल हुए। ठीक है, जबकि टोटल कितना था? 389। चुनकर कितने आए थे? 296। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, वो इसमें शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, पाकिस्तान की मांग पर उन्होंने बल दिया, ज्यादा जोर दिया। ठीक है, तो पहली बैठक कब हुई इसकी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। सवाल आएगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, उसी में ये अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर को हुई, 2 दिन के बाद, और इसी बैठक में परमानेंट अध्यक्ष को चुन लिया गया। स्थायी अध्यक्ष कौन बने संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, वो टेम्पररी थे, अस्थायी थे। पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जो कि 11 दिसंबर को बने। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ठीक है, इनका नाम बहुत बार पेपर में आया है। इसके बाद कुछ सवाल, जैसे हमने कहा कि सवालों को भी कवर करते हुए चलेंगे, जो आपसे पूछे जाते हैं सवाल के फॉर्मेट में भी देखेंगे। सवाल पूछा जाता है संविधान सभा की कुल सदस्यता कितनी थी? तो आप कहते हैं 389। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो आप डेट बताएंगे पहली बैठक की 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो यह भी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, और क्या क्या सवाल आते हैं? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का सलाहकार BN राव थे। ठीक है, प्रारूप समिति के कुल सदस्य। अब संविधान सभा बन गई है। संविधान सभा का जो मेन काम है संविधान का निर्माण करना है। जो नियम कानून होंगे संविधान में, क्या शामिल होगा क्या नहीं होगा, उसका निर्धारण करना है। उसके लिए एक संविधान तो होना चाहिए जिसके ऊपर संविधान सभा बहस कर सके कि यह प्रावधान सही है या यह बात यहां पर गलत है। तो उस प्रारूप को बनाने के लिए, उस संविधान को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई जिसको कहा गया प्रारूप समिति। इसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, या मसौदा समिति। इसने बेसिकली संविधान को तैयार करना था और फिर उस संविधान पर संविधान सभा में बहस होती। ठीक है, प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य इसमें शामिल थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इन 7 सदस्यों में एक सदस्य थे भीमराव अंबेडकर और इन्हीं को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, सवाल आएगा संविधान का प्रारूप पर प्रस्ताव किसने पेश किया या प्रारूप किस समिति ने बनाया? वो थी प्रारूप समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित कर लिया गया था। ठीक है, कब पारित हुआ? 49 में हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी को। ठीक है, 1950 में 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में जब हमने हमारा मूल संविधान अपनाया, कब अपनाया था? अपनाने की तिथि है 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो उस समय हमारे संविधान में क्या क्या था? क्योंकि कई सारी चीजें अब बदल चुकी हैं। उस समय मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में प्रस्तावना थी। क्वेश्चन आता है क्या संविधान में प्रस्तावना थी? आप कहेंगे यस। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे,
22 भाग थे और 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में थी, हमारे मूल संविधान में थी। आज की डेट में भाग 22 ही हैं, आर्टिकल 395 ही हैं, लेकिन सब आर्टिकल्स यानी 395(1), 395(2), आर्टिकल 21, 21(1), 21(2), इस तरह करके 450 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, लेकिन मेन आर्टिकल 395 है। अनुसूची की बात करें, आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूचियों के बारे में, भाग के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से बात करेंगे। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश था वो गणराज्य बना। गणराज्य का मतलब होता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च नेता होगा उसे चुना जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे हमारे जो सर्वोच्च होते हैं, सर्वोच्च पद है देश का, वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है, ठीक है, नियुक्त नहीं किया जाता है या मनोनीत नहीं किया जाता है। जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पद है वो वहां का राजा है। राजा के बाद कौन होगा वो सबको पता है, उसी का बेटा होगा। तो ब्रिटेन लोकतंत्र जरूर है, वहां पर जनता सरकार बनाती है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि जो सर्वोच्च पद है वो चुना नहीं जाता। ठीक है, भारत गणतंत्र है और कब बना? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। इन दो तारीख में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इनको क्लियर करना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया, और संविधान लागू ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो संविधान सभा ने हमारा ये संविधान बनाया था, जिसे अपनाया गया 49 में और लागू किया गया 50 में। इसके अलावा संविधान सभा ने और क्या क्या काम किए उनको देख लेते हैं। संविधान सभा के द्वारा किए गए कार्य देखिए, सबसे पहले इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। जो हमारा तिरंगा है, इसे किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा। कब? 22 जुलाई 1947। तिरंगा सबसे पहले 1947 में फहराया गया था इंडिया गेट पर। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भारत के झंडे को लाल किले में फहराया गया था, और ये क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। इन दोनों को उन्होंने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने भारत के, इनको भी किसने चुना? संविधान सभा ने, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्वेश्चन आता है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? तो भी आप कहेंगे 24 जनवरी 1950। और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया? तो भी 24 जनवरी 1950। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जैसे हमने ऊपर देखा, प्रारूप समिति। भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, यह भी पेपर में पूछा गया है। भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं, क्योंकि संविधान जिस समिति ने बनाया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। ठीक है, ये हमारा पूरा संविधान था। लागू कैसे हुआ, कब हुआ, किसका इंपॉर्टेंट योगदान था, कौन सी समिति थी, वो सब हमने देखा। हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं? वहां से सवाल बनता है। संविधान की विशेषताएं, हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान किसी का नहीं है जितना हमारा है। ठीक है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार शामिल हैं, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी शामिल हैं, हमारे संविधान में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। देखिए, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट यानी कि जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका भी क्या है? अलग अलग राज्यों का एक समूह है। भारत में भी क्या है? अलग अलग राज्यों का समूह है। लेकिन अमेरिका में द्विनागरिकता चलती है, डबल सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ती है, एक उस राज्य की और दूसरी अमेरिका की।
जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है अमेरिका का, वो न्यूयॉर्क में रहता है, तो उसे न्यूयॉर्क की भी नागरिकता चाहिए और उसे अमेरिका की भी नागरिकता चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि आपको यूपी की अलग नागरिकता लेनी होगी, मध्य प्रदेश की अलग लेनी होगी। केवल एक नागरिकता है जो पूरे देश की नागरिकता है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी हमारे देश में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई बाधा नहीं है कि ये लोग ही वोट करेंगे। हमारे देश में सार्वभौमिक मताधिकार है, यानी कि 18 वर्ष के ऊपर जो भी व्यक्ति है वो वोट करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, महिला हो या पुरुष हो। 18 वर्ष के ऊपर अगर आप हैं तो वोट डाल सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली है हमारे देश में। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है संविधान में, और एकल नागरिकता जिसकी हमने बात करी, ये हमारे संविधान की विशेषता है। ठीक है, सवाल बन जाते हैं कुछ विशेषताएं। उन्हीं विशेषताओं को जैसे आप देखें कि पेपर में पूछा गया था। भारत के संविधान की विशेषताएं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करी, सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, पेपर में पूछा गया था। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। हमारे संविधान में एकल नागरिकता है कि भारत के हर नागरिक को एकल नागरिकता ही मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलेगी कि आपको मध्य प्रदेश की अलग लेनी है, यूपी की अलग लेनी है, सबके लिए एक नागरिकता। और नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है हमारे संविधान में वो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, भाग 2 में है। ठीक है, हम संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, किस देश के संविधान से हमने क्या क्या चीजों को लिया है, उनको कवर करेंगे। हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं कितनी हैं, किस अनुसूची में क्या बात है, हम उसको कवर करेंगे। इसके अलावा संविधान के जो सभी हमारे भाग हैं, आर्टिकल्स हैं, उनका भी एक बेसिक आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। सबसे पहले संविधान के स्रोतों की बात करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के जो कुछ स्रोत हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है पहले अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीजों को लिया है, तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से। आपके पास सवाल आता है, बताइए मौलिक अधिकारों का जो पूरा सिस्टम है वो हमने किस देश से लिया है या किस देश के संविधान से लिया है, तो आप अमेरिका को कहेंगे। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। इसके अलावा हमने अमेरिका से क्या लिया है, इसके अलावा हमने अमेरिका से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप ध्यान रखना चाहें तो महाभियोग जो लगता है राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगता है, ये जो महाभियोग है आपका, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट देश है इसमें ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता को लिया है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपको देश की और राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं लेनी होगी। भारत में क्या चलती है, केवल एक नागरिकता। ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा जो संसदीय प्रणाली है कि हमारा यहां एक संसद होगा, उसमें 2 सदन होंगे जिसमें लोगों के निर्वाचित सदस्य होंगे, तो जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट देश आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को लिया है। जो हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में जिनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। इनको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट देश है आपका रूस। रूस से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ली है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं और मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक अधिकार जो हमारा संविधान जब बना उसमें ही शामिल थे, यानी 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसी के साथ मौलिक अधिकार भी लागू हुए। लेकिन मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, तब जोड़ा गया। ठीक है, इनकी संख्या 11 है। इसके बाद अगला जो हमारा देश है इंपॉर्टेंट, वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। संविधान में संशोधन कैसे होगा, क्या उसकी प्रोसेस होगी, ये सब हमने किससे लिया है, हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। ठीक है, इसके बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची को लिया है। देखिए, हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। दो इंपॉर्टेंट सरकारें होती हैं हमारे देश में। सबसे ऊपर है हमारी केंद्र सरकार और फिर राज्यों में होती है राज्य सरकार। तो किस विषय पर या कौन से टॉपिक पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी, इसके लिए क्या किया गया? 3 सूचियां बनाई गई। एक बनाई गई संघ सूची, एक को कहा गया राज्य सूची और एक को कहा गया समवर्ती सूची। संघ सूची में उन विषयों को, उन टॉपिक्स को रखा गया जिनके ऊपर कानून कौन बना सकता है? केंद्र बनाएगा। सवाल आता है संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र को है। जो राज्य सूची है, इस पे जो सब्जेक्ट है उन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। इसके अलावा एक सूची और है समवर्ती सूची। इसमें शामिल विषयों पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। हालांकि अगर दोनों कानून बना लेते हैं तो केंद्र का कानून ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें शामिल विषयों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो ऊपर की 2 सूचियां हैं, राज्य सूची और केंद्र सूची, वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त बैठकों की प्रक्रिया, ये भी हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों जो हमारे सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जब किसी बिल को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर या विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में विरोध हो जाता है तो संसद का एक संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। यानी सभी सदस्यों को साथ में बैठाया जाता है और फिर वहां पर चर्चा होती है। ये जो ज्वाइंट सेशन है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो किस देश से क्या लिया है? आपके पास सवाल आते हैं। कहेगा संसदीय प्रणाली कहां से ली है? आप कहेंगे ब्रिटेन। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं? रशिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है? साउथ अफ्रीका। उपराष्ट्रपति का पद कहां से है? अमेरिका के संविधान से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये थे संविधान के स्रोत। इसके बाद संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में यहां पर जान लेते हैं। यहां से भी सवाल बन जाता है। हम भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां, देखिए, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। आज ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो कब कब जोड़ी गई उसको भी देखेंगे। बस इतना ध्यान रखना, शुरुआत में 8 थी और आज 12 है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं जिन्हें समय समय पर यहां पर जोड़ा गया। कब जोड़ा गया अभी देखेंगे। अब 21 अनुसूची में क्या बात कही गई है वो पूछा जाता है। सबसे पहले आती है हमारी पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं, उनसे जुड़ी जानकारियां इसमें शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं किस अनुसूची में है? तो आप कहेंगे पहली अनुसूची। ठीक है, दूसरा है दूसरी अनुसूची। जो हमारे संविधान पदाधिकारी होते हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, जो मंत्री हो गए, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री हैं, संसदीय जो पूरे अधिकारी हैं, इन सबके वेतन, भत्ते, पेंशन किसमें वर्णित किए गए हैं, किसमें बताए गए हैं? तो हमारी दूसरी अनुसूची में बताया गया है। यानी पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी सीमाएं हैं, यानी पहली सूची नाम से यहां पर जुड़ी है। दूसरी सूची में इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के वेतन का उल्लेख है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की शपथ और प्रतिज्ञा है। जो व्यक्ति संवैधानिक पदों पर नियुक्त होते हैं वे शपथ लेते हैं। शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये आपके तीसरी अनुसूची में है। तो पहली अनुसूची नाम से, दूसरी अनुसूची वेतन से और तीसरी शपथ से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद आती है चौथी अनुसूची। जो चौथी अनुसूची है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों की जानकारी से जुड़ा है। यानी राज्यसभा जो होगी उसमें किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, ये बात किसमें बताई गई है? चौथी अनुसूची। यानी सिंपल भाषा में अगर इसको समझें, राज्यसभा का जो सीटों का बंटवारा है वो किस अनुसूची के आधार पर है? चौथी। ठीक है, फिर आती है पांचवी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
जो कुछ ऐसे इलाके जो आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं या जहां पर जनजातियां ज्यादा निवास करती हैं, उन क्षेत्रों के, क्योंकि जनजातियों के अपने कुछ कानून होते हैं, अपने कुछ मान्यताएं होती हैं, आप एक दिन अचानक से अगर वहां पर संविधान लागू कर देंगे तो वे लोग भी उसका काफी विरोध करेंगे। तो जो जनजातीय वाले क्षेत्र हैं उनका शासन कैसे चलेगा, उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं, वो किसमें बताए गए हैं, 5वीं अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद आती है 6ठी अनुसूची, पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान। देखिए 5वीं और 6ठी दोनों में जो जनजातीय इलाके हैं वहां के क्षेत्रों के प्रावधान बताए गए हैं। 5वीं में पूरे देश के हैं लगभग, उनके बारे में बताया है, और जो 6वीं है इसमें पूर्वोत्तर के और खासकर 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके शासन के बारे में बताया है। इन 4 राज्यों में असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। तो इन 4 को छोड़कर पूरे देश के जनजातीय क्षेत्र के प्रावधान 5वीं में है और इन 4 के 6ठी में है। ठीक है, फिर आती है 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। जैसे मैंने आपको ऊपर अभी समझाया कि 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि केंद्र सूची। ठीक है, तो ये जो सारी सूचियां हैं ये किसमें है, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, फिर आती है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है और ऐसे ही अनुसूचियां पूछ लेता। आपको बोलेगा दूसरी अनुसूची में क्या था, तो अब आपने पढ़ा है वेतन था, तीसरी में क्या है, शपथ है, चौथी में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ऐसे ही पूछेगा 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे संविधान में जो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो किस में लिखी गई है, वो आपकी 8वीं अनुसूची में लिखी गई है। ठीक है, हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में है, तो 8वीं। ठीक है, 9वीं अनुसूची, इसे 1951 में जोड़ा गया था। जो 9वीं अनुसूची है, पहला संवैधानिक संशोधन किया गया और इसको जोड़ा गया। यह भूमि सुधार कानून से संबंधित है। बेसिकली 9वीं अनुसूची जो है आपकी वो भूमि सुधारों से संबंधित है। इसके अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है जब इस अनुसूची को जोड़ा गया, इसके तहत यह किया गया कि जो जो विषय या जो जो नियम 9वीं अनुसूची में शामिल होंगे उन नियमों को आप किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। और ये सारे नियम किससे संबंधित हैं, ज्यादातर भूमि सुधारों से संबंधित हैं। किसमें है, 9वीं अनुसूची। ये बाद में जोड़ी गई थी 1951 में। फिर आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी। 52वां संवैधानिक संशोधन इसके लिए किया गया था। यह अनुसूची आपके दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। जो दल बदल होता है राज्य राजनीति के अंदर, उससे जुड़ा हुआ एक अनुसूची है जिसे 1985 में 52वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची। ठीक है, फिर आती है 11वीं अनुसूची। इसे 1992 में जोड़ा गया था। 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज से संबंधित है आपकी 11वीं अनुसूची। सवाल आता है पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो 11वीं। इसे जोड़ा गया 1992-93 के दौरान। 92 में जुड़ा, 93 से ये कानून लागू हुआ था। किस संशोधन के तहत, 73वां संशोधन। और इसी के बाद हुआ 74वां संशोधन। उसी वर्ष में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। ये आपके नगर निकायों से संबंधित है। तो आपने जो 4 नई अनुसूचियां जुड़ी हैं उनको भी ध्यान रखना है। 9वीं भूमि सुधार कानून से, 10वीं दल बदल कानून से, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर निगम या नगर निकाय। ठीक है, तो ये आपकी 12 अनुसूचियां हैं। किस अनुसूची में क्या है आपसे पूछा जाता है। भाषा किस में है, वेतन किस में है, शक्तियों का विभाजन किस में है, दल बदल कानून किस में है, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब एक बेसिक आइडिया संविधान के भाग और आर्टिकल्स के बारे में यहां पर देखते हैं। एक तरफ हमने संविधान के भाग लिखे हैं। हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। तो किस भाग में क्या बात कही गई है और उस भाग में वो बात किन आर्टिकल्स में कही गई है, किन अनुच्छेद में कही गई है, उसको देखते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने कहा, हमारे संविधान में टोटल भाग की संख्या कितनी है, 22 है। ठीक है, जो पहला भाग है इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। राज्यों के नाम इसमें दिए गए हैं, अनुसूचियों में भी है और इस भाग के अंदर है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये आपके किससे संबंधित हैं, भाग 1 में है। बेसिकली आर्टिकल 1 में बताया गया है कि राज्यों का संघ होगा भारत। आर्टिकल 2 में और 3 में नए राज्य या
तो जीते गए राज्य हैं उनको कैसे भारत में मिलाया जाए उसके बारे में बताया गया है। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र। इसके बाद है भाग 2। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स पूछेगा तो 5 से 11 आर्टिकल्स। अगर पूछेगा नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है तो भाग 2 है, और आर्टिकल पूछेगा तो 5 से लेकर आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, ऐसे ही आर्टिकल 11, ये सब आपके किससे संबंधित हैं, नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। फिर है भाग 3, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके मूल अधिकारों से यानी मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। और मौलिक अधिकार किस आर्टिकल्स में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख है। सवाल आता है मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आप कहेंगे भाग 3 में। किस आर्टिकल में है, तो 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। फिर है भाग 4, इसमें डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किसमें है, भाग 4 में। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी आते हैं। ठीक है। सवाल आएगा डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 4। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3। ठीक है। एक पार्ट जोड़ा गया बाद में 1976 में से जोड़ा गया था, भाग 4 क, यानी जो हमारा 4 है उसमें एक उपखंड जोड़ा गया। इसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया और इससे संबंधित एक आर्टिकल भी जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। ठीक है। तो मूल अधिकार भाग 3 में है, मूल कर्तव्य भाग 4A में है, इसको 4A करना। ठीक है। 51A आर्टिकल मूल कर्तव्यों से जुड़ा है। इसके बाद आता है भाग 6, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं हम केवल उनको देखेंगे। भाग 6 में राज्य सरकार की बात करी गई है। जो भाग 5 है वैसे उसमें केंद्र सरकार या संघ की बात करी गई है, देश के बारे में बात की गई है, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, वो भाग 5 में है। ठीक है। 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। और फिर भाग 6 में राज्य सरकार की बात की गई है, 152 से लेकर 237 तक। ठीक है। अगला भाग है भाग 8। संविधान का जो भाग 8 है ये केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है और इसके अंतर्गत 239 से 242 आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े आर्टिकल्स और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस भाग में है, वो क्वेश्चन बन जाता है। फिर है पंचायती राज। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया है। आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243O तक जो आपके हैं ये पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है। 9 का ही एक उपखंड है 9A, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। 243P से लेकर के 243ZG तक ये नगर पालिकाओं से जुड़े हुए हैं। और आर्टिकल और भाग 9 का ही एक और उपखंड है 9B, इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख है। 243ZH से लेकर 243ZT तक, तो इसको आपने ध्यान रखना है। भाग 9 में क्या है, तो आप कहेंगे पंचायतों से संबंधित है। आपको पूछेगा भाग 9A यानी भाग 9 क में क्या है, तो आप कहेंगे नगर पालिकाएं। और पूछेगा भाग 9B यानी 9B में क्या है या ख में क्या है, तो आप कहेंगे सहकारी समितियां। ठीक है। फिर है भाग 11। राज्य और केंद्र के बीच में संबंध कैसे होंगे वो बताया गया है 245 से 263 के बीच में, जो भाग 11 में है। ठीक है। फिर है अगला इंपॉर्टेंट भाग 15। इसमें इलेक्शंस के बारे में बताया गया है 324 से 329A के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन आता है चुनाव आयोग से संबंधित भाग कौन सा है, आर्टिकल्स कौन से हैं, तो आपने ध्यान रखना है भाग 15 है और आर्टिकल 324 से 329 से। इसी प्रकार भाग 17 है, इसमें संघ की भाषाएं क्या होंगी उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। 343 से 351 तक किससे जुड़े हुए हैं, भाषा संबंधी प्रावधान। फिर आता है भाग 18। भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल्स आते हैं और ये आपके आपात उपबंध से जुड़े हुए हैं, इसको भी ध्यान रखना। इसके बाद एक भाग और याद कर लीजिए, भाग 20। भाग 20 में केवल एक ही आर्टिकल आता है 368 और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये संविधान की संशोधन से जुड़ा हुआ है। संवैधानिक संशोधन का उल्लेख किस भाग में है, भाग 20 में है। ठीक है। कहां से लिया था इसको कमेंट करके आपने बताना है। ऊपर वीडियो में देखा था संवैधानिक संशोधन किस देश से लिया है। इसका उल्लेख आर्टिकल 368 में है जो भाग 20 में आता है।
और एक ऐसा अनुच्छेद जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, अब इसे हटा दिया गया है, आर्टिकल 370। ये किसका पार्ट है? ये भाग 21 का पार्ट था, अब इसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है, हमने उसको देखा। इसके अलावा भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची, किसमें क्या बात कही गई है, कब कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, हमने उसको कवर किया। और संविधान के जो 22 भाग हैं उनमें इंपॉर्टेंट को देखा, उन भाग में क्या बात कही गई है और उस भाग में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उसको हमने कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जो हमारी अगली वीडियो होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें हम संघ और उसके क्षेत्र की बात करेंगे, मौलिक अधिकारों को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों को भी कवर कर जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।